फोर्थ वाला करते हैं 11th। Electron emitted at negligible speed from an electron gun are accelerated through potential difference V along the axis. This electron emerges from a narrow hole into a uniform magnetic field B directed along this axis. However, some of the electron emerging from hole makes a slight divergent angle so that this paraxial electron refocused on x-axis distance of this. देखिए इस तरह का एक सेटअप बना हुआ है। यह एक सेटअप है जो उन्हें बना के दिखा रखा है और इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड भी है और से इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे ट्रेवल कर रही है, मगर कुछ इलेक्ट्रॉन जो डाइवर्ज हो रहे हैं उनके लिए प्रूव करना है कि वो हमेशा एक पॉइंट पर आकर रिफोकस होंगे। तो हम प्रॉब्लम तो करेंगे, मगर इस प्रॉब्लम को समझाने के साथ साथ कुछ एडिशनल बातें भी रिकॉल कराता हूं, क्योंकि मैंने आप सभी को एक्स रेस पढ़ा रखा है। और आप सभी ने एक्स रेस बहुत अच्छी तरह से सीख भी रखा और काफी पहले की बात है, वंस अपॉन अ टाइम एक्स रेस पढ़ाया था। क्या आपको समझ में आ रहा है किस तरह का सेटअप है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन बीम एमिट हो रही है? क्या इसी समय कोई मुझे बता पाएगा? माइक लीजिए और बताइए, कोई मुझे बता पाएगा इस तरह के सेटअप को हम क्या चीज कहते हैं? इधर कौन सा फिनोमेना हो रहा है, कौन सा एमिशन कहलाता है? या इस सेटअप को देखना जरा फटाफट जवाब दें। ये जो सेटअप बना हुआ है, इस सेटअप को हम कौन सा एमिशन कहते हैं? किस सेटअप के द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम ऑब्टेन की जा रही है? Source of electron. Definitely, this is thermionic emission. Recall करें thermionic emission को, although this is not a part of problem का पार्ट नहीं है, पर यह रिकॉल करें कि यह कोई थर्मोसेंसिटिव मेटल प्लेट रहा होगा। इस थर्मोसेंसिटिव मेटल प्लेट को पीछे किसी कॉइल से हमने हीट करा है। जब उस कॉइल से हम हीट कर रहे हैं तो थर्मोसेंसिटिव मेटल प्लेट इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहा है, जिसको हम थर्मियॉन्स कहते हैं, और ये थर्मोसेंसिटाइजेशन है, थर्मियोनिक एमिशन हो रहा है। क्या आप में से किसी को याद है थर्मियोनिक एमिशन के लिए हमने नंबर ऑफ थर्मियॉन्स के लिए एक इक्वेशन लिखी थी, जिसे हमने कहा था रिचर्डसन ड्यूशमैन इक्वेशन? Do anybody remember that Richardson-Deutschmann equation for thermionic emission? किसी को याद हो तो जरा बोले, बताए, मुझको सचमुच में बड़ी खुशी होगी। नहीं याद आया तो दुख होगा। हाँ, a t square e to the power minus, हाँ, गुड, वेरी गुड। हमने रिचर्डसन ड्यूशमैन इक्वेशन यह लिखी थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ थर्मियॉन्स इक्वल टू k s t स्क्वायर e टू द पावर माइनस
पाई बाय KT। यह रिचर्डसन ड्यूसमैन इक्वेशन लिखी थी। देखिए यह चीजें जब हम एक बार पढ़, उसके बाद यदि हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करे हैं तो ये चीजें कभी याद नहीं रहेंगी। हम पढ़ने के बावजूद भी एग्जामिनेशन में इन्हें कभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इन्हें पढ़ने के बाद में, सीखने के बाद में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, 1, 2 या 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हर चीज पर कर लिए जाए तो वो हमेशा के लिए याद रहते हैं, तो वो एग्जामिनेशन में रिकॉल होते हैं और तब हम अप्लाई कर पाते हैं। अन्यथा पढ़ाया हुआ सारा व्यर्थ है। अब क्या किसी को याद है एक थर्मियन की एमिट होते से ही काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? एक थर्मियन की एमिट होते से ही इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हमने एक एमिशन समझाया था और उसमें यह समझाया था कि थर्मियन इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है और अपनी जगह पर वाइब्रेट करने लगता है। वो एनर्जी गेन करता जाता है, अपनी एनर्जी बढ़ाता जाता है, उस एनर्जी को वाइब्रेशनल एनर्जी के फॉर्म में बढ़ाता जाता है और जैसे ही उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी वर्क फंक्शन से एक्सीड करती है वैसे ही वो बाहर आ जाता है और थर्मियन कहलाने लगता है। मगर बाहर आते से ही उसकी काइनेटिक एनर्जी लगभग 0 हो जाती है, क्योंकि सारी एनर्जी उन्हें वर्क फंक्शन में कन्वर्ट कर। तो एक इलेक्ट्रॉन जब एमिट होता है, थर्मियन जब एमिट होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी नियरली 0। मगर यदि हमने इसको इस तरह के सेटअप में लगा दिया है और एक नेगेटिव पोटेंशियल पर दे दिया है तो एमिट होते से ही पोटेंशियल एनर्जी EV होगी। ये बात पक्का है। पोटेंशियल एनर्जी होती है Q इंटू V और इधर Q है -E और पोटेंशियल है नेगेटिव पोटेंशियल V का है -V। तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी हो गई EV इनिशियल। और क्योंकि इस प्लेट पर पॉजिटिव पोटेंशियल है इसलिए प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगी, इस प्लेट पर नेगेटिव पोटेंशियल है इसलिए प्लेट इसको धक्का देगी, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन इस तरफ एक्सीलरेट करने लगेगा, इस पर फोर्स लगने लगेगा और जब तक यह इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचेगा इसके पास सब्सटेंशियल वेलोसिटी आ जाएगी। इधर जो इलेक्ट्रॉन पहुंचा है उसकी वेलोसिटी डिटरमाइन करने के लिए हमने 2 कंसेप्ट पहले ही बता रखे। एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट भी बता रखा है और डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट भी बता रखा है। एक्स रेस में भी वह कंसेप्ट बताया था, कैथोड रेस में भी वह कंसेप्ट बताया था और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाते समय भी वह कंसेप्ट बताया था, एनर्जी कंजर्वेशन। इस जगह पर आकर पोटेंशियल एनर्जी फाइनली हो जाएगी 0 और काइनेटिक एनर्जी फाइनली EV। जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है जो कि EV है, दैट इज ½ m वेलोसिटी स्क्वायर। तो जब यह इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इसकी वेलोसिटी होगी √2 EV/m। इस होल से बाहर जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी √2 EV/m होनी चाहिए। एक्स रेस में इसे हमने टारगेट प्लेट बना दिया था तो इस टारगेट से इलेक्ट्रॉन टकराता था। कैथोड रे में भी वेलोसिटी ऑफ कैथोड रे हमने इसी तरह से निकाली थी। इस वेलोसिटी को हम चाहे तो ये फोर्स अपॉन मास करके एक्सीलरेशन और फिर एक्सीलरेशन से v² = u² + 2as वह लगाते हुए फाइनल वेलोसिटी।
वो सब हम निकाल सकते हैं। अब पहले उसके फील्ड निकाल देंगे। V पोटेंशियल डिफरेंस है तो D की दूरी पर फील्ड होगी V/d और फोर्स होएगा Q इंटू E और उससे एक्सीलरेशन एंड सो सेम वेलोसिटी आएगी। अब ऑल्दो चूंकि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है इसलिए इसकी वेलोसिटी बिल्कुल स्ट्रेट इस डायरेक्शन में होना चाहिए। यदि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बिल्कुल स्ट्रेट इस डायरेक्शन में है तब तो कोई समस्या ही नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से पास करेगा ही। मगर उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन स्ट्रिक्टली इसी डायरेक्शन में होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन स्लाइटली डाइवर्जेंट होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन स्लाइटली किसी एंगल थीटा से डाइवर्ज हो रहे होते हैं। ये एंगल थीटा बहुत स्मॉल होता है मगर फिर भी कुछ हो सकता है, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नियरली जीरो है। एग्जैक्टली जीरो ऐसा नहीं है, नियरली जीरो। क्योंकि नियरली जीरो है इसका मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी इस डायरेक्शन में हो सकती है और इस डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी उसी की वजह से इलेक्ट्रॉन हल्का सा डाइवर्जेंट हो सकता है। अब उन्होंने कहा है कि प्रूव कीजिए कि यदि यह इलेक्ट्रॉन हल्का सा डाइवर्जेंट है भी तब भी सारे इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली इसी जगह पर कन्वर्ज होंगे। यह बात प्रूव कीजिए। अब मैं कहता हूं इफ एनी इलेक्ट्रॉन इज divergent by some small angle alpha, some small angle theta, तो उसकी वेलोसिटी along the field जिसको हम पैरेलल वेलोसिटी कह देते हैं, then its velocity along the field B, that is हम उसको V पैरेलल से डिनोट कर देते हैं। V पैरेलल, that would be velocity component into cos theta, and velocity perpendicular to field and velocity perpendicular to field B जिसको हम V perpendicular डिनोट कर देते हैं, that is velocity into sin theta। अब हम जरा सोचें, जो वेलोसिटी कंपोनेंट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से तो वह उसी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग ट्रैवल करता चला जाएगा। हम कहते हैं नो इफेक्ट ऑन दिस कंपोनेंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B। इस कंपोनेंट की वजह से तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। वाइल ये जो कंपोनेंट है जो फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये कंपोनेंट तो फील्ड के पैरेलल है, ये कंपोनेंट फील्ड के परपेंडिकुलर है। इस कंपोनेंट की वजह से वह पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने लगेगा। Due to this, particle go in circular path। इस कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चला जाएगा।
ओवरऑल उस पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ में इस तरह से जा सकता है वो। मैं अभी तो ऐसे ड्रॉ करूं, अब उस हेलिकल पाथ का मैं रेडियस डिटरमाइन कर लूं, BVQ इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। B into perpendicular velocity into Q is equal to m into perpendicular velocity square by r। परपेंडिकुलर वेलोसिटी इस तरह से कैंसिल हो जाती है और बी क्यू इंटू परपेंडिकुलर वेलोसिटी बाय आर। परपेंडिकुलर वेलोसिटी की जगह मैं ओमेगा लिख सकता हूं, ओमेगा बाय बी क्यू बाय एम, और ओमेगा की जगह पर मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाय टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हो जाता है 2 पाई एम बाय क्यूबी। अब हम कहते हैं इतने टाइम में यह एक टाइम पीरियड हुआ, इतने टाइम में वह पार्टिकल कितना आगे बढ़ जाएगा। X during this time, the distance by which it would move during this time would be this velocity into cos theta into time t। इतने टाइम में इस वेलोसिटी से वो आगे बढ़ रहा है, velocity cos theta into time t। So this would be velocity की जगह मैं यह लिखूं अंडर रूट 2 EV बाय m। टाइम की जगह मैं यह लिखूं 2 पाई m बाय E इंटू B इंटू cos theta। अब मैं लिख दूं फॉर स्मॉल थीटा, for small theta cos theta is nearly 1 and x is equal to under root of 8 pi square m into v by E into B square, and hence the result मैंने सिर्फ यह प्रॉब्लम ही नहीं बताया है, इसके अलावा ढेर सारी पुरानी चीज भी रिकॉल भी कराई, पूरे फिनोमेना को, पूरे सिचुएशन को समझाया है। हम कहते हैं कि यदि वो पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा होगा तो इस तरह का सर्कुलर पाथ, हेलिकल पाथ बनाएगा, मगर बनेगा हमेशा हेलिकल पाथ, और हर पार्टिकल इधर जरूर आएगा। यह एक्स हो गया, हर एक इलेक्ट्रॉन।
सॉल्यूशन को ध्यान से देखें। एक एक पॉइंट को समझें, मैंने ऐसा क्यों लिखा है, लॉजिक के साथ। और जो जितनी सारी बातें मैं लिख रहा हूं, ये लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, दिमाग में चलती। आप तो सीधा सीधा देखते से यह इक्वेशन लिखते हो, देखते से यह इक्वेशन लिखते हो, एकदम से यह सोचते हो, और